क्या आपका करेक्टर आपके सेल्स में है? क्या आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसका करेक्टर भी आपके सेल के अंदर है? कहाँ से आता है ये करेक्टर? क्या ये करेक्टर आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा? सब जानते हैं, चलो देखिए। देखो बच्चों, लास्ट हमने सेल के अंदर जाना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल के अंदर, और हमने ये भी जाना था कि प्लांट्स के अंदर वो सेल वॉल क्यों होती है और एनिमल सेल के अंदर वो सेल वॉल क्यों नहीं होती। आज जो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो और पेज नंबर 61 निकाल लो और पढ़ो और अपने नोट्स बना लो। जो जो मैं बात बोलूँगा वो सब चीज़ें लिखी हुई होंगी, बस आपको उनको समझना होगा और बाकी तो मैं बता ही दूंगा। तो न्यूक्लियस जो है आपका, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार ओवरव्यू सेल का। तो सेल था, सेल के ऊपर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सेल के ऊपर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। उसके अंदर आपका न्यूक्लियस यहाँ होता है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ जो होता है आपका फ्लूइड भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म। तो आज हम पढ़ने वाला है इस न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूक्लियस भी अपनी एक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। यस, आप एनसीईआरटी में सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस न्यूक्लियस हैज़ इट्स ओन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वैसे ही उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ये भी चीज़ों को अंदर आने में और यहाँ से बाहर जाने में मदद करेगा। मतलब कौन सी चीज़ अंदर आनी है, प्रोटीन वगैरह, कौन सा डीएनए वगैरह बाहर जाना है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये काम कर देगी। इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट के लिए हेल्प करेगी। एक चीज़ और एक्स्ट्रा है कि ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है काफ़ी पोरस होती है, काफ़ी इसके अंदर ज़्यादा छेद होते हैं। तो याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के ऊपर, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट करती है, वही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ मिल गई, हमें ये जानने को मिला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है। सेम प्रोटेक्शन करेगी, दूसरा आपका इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट करेगी। सेकेंड वन आपकी जो पॉइंट है वो आप दिमाग में डाल लो कि न्यूक्लियस आपका करेक्टर डिफाइन करता है। इसके अंदर आपका हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी। यस, सेकेंड पॉइंट बहुत ही मेन है कि न्यूक्लियस का क्या है। मैं सारे फंक्शन और सारे न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है। दूसरा, ये आपका करेक्टर डिफाइन करता है, आपकी हेरिडिटी, आपके बालों का कलर, आपके नोज की शेप, आपकी बियर्ड कितनी ग्रो करेगी, आपकी हाइट कितनी होने वाली है, आपकी मसल्स कितने हद तक डेवलप हो सकती हैं, आपकी बॉडी फैट होगी कि नहीं होगी, आपकी बॉडी में एड्स होगा कि नहीं होगा, और आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे मसल्स बन सकते हैं, कितना हार्मोन रिलीज होगा, कैसे आपके ईयर होंगे, कैसे आपकी आइज़ होगी, सब डिसाइड करता है आपका हेरिडिटी, ये करेक्टर। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको हेरिडिटी अपने पेरेंट्स से मिली है, और जो आपको हेरिडिटी मिली है आपकी और आपके वाइफ की मिला के दोनों जाने वाली है आपकी फ्यूचर जनरेशन में। सिर्फ आपकी नहीं, आपकी और आपके वाइफ की, और आपके और आपकी वाइफ को भी उनके पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती रही है हेरिडिटी, तो आगे चलती रहती है हेरिडिटी। तो याद रखना, कैरेक्टर आपका सारा का सारा न्यूक्लियस डिफाइन करता है। न्यूक्लियस इसी कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए उसके पास एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है डीएनए। यस, डीएनए में ही कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, बहुत कुछ लोगों को हीमोग्लोबिन उनकी बॉडी में नहीं बनता, मतलब उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल नहीं बनते, तो ये उनको बीमारी अपने पेरेंट्स से मिली हुई होती है। किसी किसी को डायबिटीज़ होने का जो क्या बोल सकते हैं रेशियो होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोबैब होती है, वो डिपेंड करती है, मतलब उनको डायबिटीज़ होगा कि नहीं होगा वो भी डिपेंड करता है उनके डीएनए में, क्योंकि उनकी फ्यूचर जनरेशन ने अपने आप को कैसे ट्रीट किया था उसी हिसाब से आपकी हेरिडिटी डेवलप होती है। तो कैरेक्टर डिफाइन आपका कौन करता है? न्यूक्लियस, और इसके लिए उसके पास एक डीएनए होता है। इसको हेरिडिटी मटीरियल बोलते हैं। हेरिडिटी मटीरियल मीन्स विच विल डिसाइड योर फीचर्स कैरेक्टर एंड ट्रेड्स। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी
राइबो, डीऑक्सी राइबो, ये एक पूरा वर्ड हो गया, न्यूक्लिक एसिड। यस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कि न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है और उसके अंदर आपकी हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी मीन्स आपका पूरा का पूरा कैरेक्टर। तीसरी चीज़ हम सबसे मेन न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होती है कि क्रोमोसोम क्या है। ये क्रोमोसोम क्या है? एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर हमें इस टाइप का, ये जो आपको पूरा का पूरा डायग्राम दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका, ये पूरा डायग्राम क्रोमोसोम का है। क्रोमोसोम। अब करते क्या है? क्रोमोसोम। यस, ये क्रोमोसोम मेल के अंदर भी है और फीमेल के अंदर की, मतलब मेल के फीचर भी आते हैं, फीमेल के फीचर भी आते हैं एक बच्चे के अंदर, और जिसमें से ज़्यादा जो डोमिनेटिंग होती है, जिसके फीचर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो आपकी बॉडी में रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डैड गए हो तो आपकी बॉडी में डैड के फीचर्स ने ओवरकम कर लिया, और हो सकता है कि आपकी नोज डैड पे हो और ईयर मदर पे हो, तो दोनों जो है वो कि आपकी पूरी बॉडी कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि मेल और फीमेल, मतलब फादर और मदर, दोनों के कैरेक्टर आपकी बॉडी में आएंगे, और जिसके कैरेक्टर ज़्यादा शो होंगे, मतलब जिसकी कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो आपकी बॉडी में जीत जाएंगे और वही शो होंगे। अब दोनों की तरह नहीं हो सकती हमारे नायक, दोनों की तरह ये हमारे नहीं हो सकते। तो याद रखना, हेरिडिटी जो होती है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलता हूँ। हमने पढ़ा न्यूक्लियस, ऊपर सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम। अब ये आपको ना दो वर्ड्स अलग अलग देखने मिलेंगे, एक क्रोमोसोम देखने को मिलेगा और एक आपको वर्ड देखने को मिलेगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन दोनों ध्यान से समझना क्या होता है। अब आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्शन क्या है? एक तो आप किसी और चीज़ को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कि अपने बच्चे को रिप्रोड्यूस, वो बहुत बात की बात है। सबसे पहले जब आप पैदा हुए थे, मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप पैदा हुए थे तो आप सिंगल सेल थे, उस सिंगल सेल ने अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहा। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे और सेल बनाता रहा। रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बेबी कर रहे हो अपना, नहीं। रिप्रोडक्शन का मीनिंग है कि यहाँ आपका एक सेल है, सेल जो है वो अब एक सेल है आपकी बॉडी के अंदर, वो अपने आप को खुद ब खुद डिवाइड करते जा रहा है, मतलब वो एक दूसरा सेल बनाएगा, ऐसे सेल डिवीजन प्रोसेस चल रहा है। तो सेल डिवीजन प्रोसेस जब चलता है, सेल डिवीजन प्रोसेस जब तक चलता रहता है, तो तब हम क्रोमोसोम वर्ड को यूज़ करते हैं। और जब सेल डिवीजन प्रोसेस नहीं चलता आपका, नो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, आप बोलो न्यूक्लियस। यस, इसमें आप न्यूक्लियस वर्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी तो सेल डिवाइड होगा। तो जब आपका क्रोमोसोम वर्ड होगा जब न्यूक्लियस डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप जब बच्चे होते हो, बच्चे से 18 ईयर तक आपके सारे सेल डिवाइड करते रहते हैं, तो उनके अंदर क्रोमोसोम वर्ड का यूज़ किया जाता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी में सेल ग्रो कर रहे हैं और उसके बाद भी ग्रो करते रहते हैं कुछ सेल, और कुछ सेल आपके स्टॉप हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम तब वर्ड यूज़ होता है जब सेल अपने आप को डिवाइड करते रहे। अब हमारे आंखों में जो सेल्स हैं, रेटिना और हमारी आइज़ जितनी भी है बचपन से फिक्स होती है, जितनी है बचपन में थी उतनी ही बड़े होकर रहेगी। तो आइज़ के अंदर आपके क्रोमेटिन वर्ड का यूज़ होगा, जिसके अंदर अब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, जैसी आपकी आँख है वैसी ही है। तो याद रखना, क्रोमोसोम वर्ड का यूज़ तब करेंगे जब सेल डिवीजन प्रोसेस चल रहा होगा, और क्रोमेटिन। यस, अब जो क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन वर्ड है ना, वो क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन से ही वर्ड आया, क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन। अब करते क्या है क्रोमोसोम, अब आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ है इसके अंदर। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, जिसके अंदर एक शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म। देखो, एक शॉर्ट आर्म है और एक ये पूरी लॉन्ग आर्म है। आप प्लीज़ इसे बना ले, बहुत आसान डायग्राम है, करना कुछ नहीं है, बस एक आपको ये गोला सा बनाना है, ठीक है, और उसके ऊपर एक शॉर्ट आर्म बनानी है और फिर एक थोड़ी लॉन्ग आर्म बनानी है, मतलब इससे थोड़ी बड़ी है ये। अब इसके अंदर मैंने थ्रेड्स बनाए हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो पूरी आर्म है ये सारी ऐसी है, पर इसको मैंने थोड़ा सा खोल के दिखाया है। तो इसके अंदर राउंड 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 आपका पूरा ये एक थ्रेड की तरह निकल जाएगा। तो देखो, इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, मान लो ये थ्रेड मैंने पकड़ी यहाँ से और मैं इसे यहाँ से खींच रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये इसी का पार्ट निकल रहा है, ध्यान से देखते रहना। तो ये आपका पूरा क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर ध्यान से देखो, इसको जब मैं खींच के यहाँ लाया, इसको पूरा ऐसे खींच के मैं यहाँ लाया, तो ये जूम करने पे, ये ही थ्रेड जूम करने पे ऐसी दिखती है, ये वाली थ्रेड जूम करने पे इस तरीके से की दिखती है। और ये वाली जो चीज़ है
यही आपका डीएनए है। यस, दिस इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉस रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये अभी दिखने में तो सीधी थी, पर इसको जूम करने पे ये कुछ इस तरीके सा बना डीएनए। ये आपको डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे देखने को मिलेगा। तो डीएनए जो है वो इसी के अंदर, ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ये पूरा आपका डीएनए, ये मतलब, और इन सब में ऐसा ही होगा। जैसे ये थ्रेड मैंने खोली तो उसके अंदर ये चीज़ निकली और उसके अंदर ये आपका पर्टिकुलर डीएनए। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा, रॉड लाइक सेल जब जब डिवाइड होएगा तो हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहा है। पर क्रोमेटिन वर्ड कब हम बोलते हैं? क्रोमेटिन वर्ड ये होता है कि ये जो आपको दिख रही है ये वाली, जो ये आपका पूरा का पूरा डीएनए आ रहा था, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरी थ्रेड, तो ये जो थ्रेड थी इसके अंदर ये बीच बीच में अगर प्रोटीन हो, यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पर देखो ये आपको गोल 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 दिख रहे होंगे, प्रोटीन्स हैं ये। तो ये आपका, जिसमें आपका ये क्रोमोसोम का पार्ट भी है, अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, एंड जिसके अंदर प्रोटीन भी है, तो अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम एंड प्रोटीन कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन वर्ड का ज़्यादातर यूज़ तब किया जाता है जब एक क्रोमोसोम, ठीक है, नॉट डिवीजन फॉर्म में पड़ा हुआ। सही है, तो याद रखना ये आपका थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस का एक फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर दो टाइप की चीज़ें हमें मिलती है, एक तो न्यूक्लियस और एक हमें मिलता है न्यूक्लियोइड। हमें मिलता है न्यूक्लियोइड। यस, एक वर्ड हम बोलेंगे न्यूक्लियस और एक हम वर्ड बोलेंगे न्यूक्लियोइड। इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस तो पूरा आपका फुल न्यूक्लियस है जिसके अंदर मैनी क्रोमोसोम होते हैं, मैनी क्रोमोसोम, जिसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम हो, मैनी क्रोमोसोम, उसे आप न्यूक्लियस बोल सकते हो। और जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम हो, सिंगल क्रोमोसोम, जैसे कि ये आपका सिर्फ एक ही हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, ये बहुत सारे आपके क्या होते हैं, आपके क्या चीज़, क्रोमोसोम्स। एक सिंगल क्रोमोसोम हो, ठीक है, तो उसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, पूरा ध्यान से समझना। तो हमारी बॉडी में सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, बोलते हैं ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 23 मदर से मिले, 23 फादर से मिले, तो उनका पेयर बन गया। पर जिसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम हो, ठीक है, और जिसके अंदर ज़्यादा सेल डिवीजन प्रोसेस चलता ही ना हो, मतलब ज़्यादा डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब हमारे अंदर 17 क्रोमोसोम है तो ज़्यादा डिवीजन होगा, इनके अंदर ज़्यादा डिवीजन होता ही नहीं, जिसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होगा, तो उस न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड वर्ड बोलेंगे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना, और भी इन चीज़ों से रिलेटेड बातें हैं जो आपको समझनी है, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आप सिर्फ एक न्यूक्लियस वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, और न्यूक्लियोइड के अंदर, वर्ड के अंदर एक सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होगा। तो ऐसा मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि अब मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ, एक है प्रो और एक है यू। दो वर्ड ध्यान से सुनना, प्रो कैरियोट्स, कैरियोटिक, और यू कैरियोटिक सेल। एक होता है प्रो कैरियोटिक सेल और एक होता है यू कैरियोटिक सेल। अब प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, बहुत पहले, और इनका मतलब होता है ट्रू। यस, ये लैटिन वर्ड से साइंटिफिक वर्ड है प्रो कैरियोटिक। मतलब प्रो मीन्स, प्रो जो वर्ड है उसका मतलब होता है आपका पूर्वज। सबसे पहले जो हमारे सेल्स आए थे ना, उनके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता था, बहुत पुराना सेल्स। और वो पता है किसके सबसे पहले सेल आए? पहले इंसान के सेल नहीं आए, पहले बैक्टीरिया के सेल आए। हाँ, तो बैक्टीरिया के सेल को हम प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं। प्रिमिटिव्स का मतलब होता है बहुत पहले, सबसे पहले यही आए थे। और ये जो सेल थे ना, ये बिल्कुल जिसे बोलो आपको, उनके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता था, तो उनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड वर्ड नाम दिया गया। और जो ट्रू सेल्स है जो हमारे अंदर मौजूद हैं, जो क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जो फुली डेवलप होते हैं उनके अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। और ये बड़े छोटे भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। और यूकैरियोटिक मीन्स अ ट्रू सेल जो कि थोड़ा साइज में बड़ा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों के बीच का एकदम प्रॉपर डिफरेंस क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। तो एक है ना, हम स्टोरी टाइप लेते चलेंगे, लाइन बाय लाइन चीज़ें बनाते चलेंगे और हम ये समझेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है,
मैं स्क्रीन पे पूरा का पूरा डिफरेंस भी शो कर दूंगा कि क्या है आपका डिफरेंस, आप प्लीज़ उसे नोट कर लेना और अभी आपको समझना है। देखो मान लो एक आपका सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ साइटोप्लाज्म होता है। मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनल मतलब वो सेल को, सेल ऑर्गेनल में बार बार आपको फोकस करता रहता हूँ कि सेल ऑर्गेनल क्या है। सेल ऑर्गेनल ये होता है जो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में, मतलब यहाँ पूरा लिक्विड भरा होता है, साइटोप्लाज्म में भरे रहते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो याद रखना ये जो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सेल के अलग अलग पार्ट्स, ये अलग अलग काम करते रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इन्हें सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। कोई एनर्जी बनाता है, कोई फूड को सिंथेसाइज करता है, मतलब प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, कोई आपके फैट को बनाने में हेल्प करता है, फैट को चेंज करने में हेल्प करता है। तो याद रखना साइटोप्लाज्म के अंदर आपके क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब उनके ऊपर क्या होता है, अब देखो एक तो सेल इतना फुल्ली डेवलप है, एक तो सेल एकदम फुल्ली डेवलप है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास है। दूसरा उसके पास सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन भी है, सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन। यस, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल है उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन है, मतलब इनके दोनों कवर हो रखे हैं। न्यूक्लियस भी कवर हो रखा है, उसके आसपास जो और अलग अलग ऑर्गन है वो भी कवर हो रखे हैं, मतलब उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन है। तो ये दोनों जिसके पास होगी वो होगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब एक ट्रू सेल होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और सेल लेते हैं जिसका ये जो थ्रेड है, एक ही थ्रेड था, जैसे अभी हमने देखा था ना, ये वो क्रोमोसोम कोई डिफाइंड है ही नहीं और अजीब सा ये थ्रेड अंदर बना हुआ है, और उसके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, पर न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी ऊपर न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन नहीं है। नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस without nuclear membrane is called what? Yes, nucleoid. Yes, तो याद रखना, नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर हो गई है तो प्लीज़ इसे थोड़ा माफ़ कर देना मुझे, बट समझने के लिए बहुत मेन है कि जिसके ऊपर कोई तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो और सेल भी अच्छे से डिफाइन ना हो, अजीब सा हो, गुचमुच, जैसे बचपन में वो हम लोग करते नहीं थे, कुछ भी मार दिया, मतलब पेन से कुछ भी चला दिया, उस टाइप का न्यूक्लियस आपका हो, तो वो होता है आपका न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, नो सेल मेम्ब्रेन, नॉट फुल्ली डिफाइंड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये होता है प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ना ही न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन होता है। प्लस यूकैरियोटिक के अंदर बहुत अच्छे से न्यूक्लियस डिफाइन होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और एक बात और याद रखना, मैंने एक चीज़ बताई थी, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन भी होगी और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों का अब डिफरेंस लेते हैं। सबसे पहला, ये साइज़ में काफ़ी लार्ज होते हैं, जो आपके यूकैरियोटिक्स होते हैं वो आपके साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो है वो छोटे हैं, यूकैरियोटिक बड़े हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस है, बिल्कुल भी अच्छा न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कोई भी अच्छा सा न्यूक्लियस नहीं है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वहीं यूकैरियोटिक के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तीसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, वो ये बताता है कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनल्स में भी है, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो पूरे ऑर्गन्स में भी है, ऑर्गेनल्स में भी है, जो अंदर आपके ऑर्गेनल्स होते हैं,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के पास भी अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, और इसके अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, अंदर के ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। एक और पॉइंट आप एडिशनल में ऐड कर सकते हो कि इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी कम होता है, इसके अंदर ऑर्गेनल ज़्यादा हो सकते हैं। और एक बात याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इसके अंदर आपका क्या होगा, मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम होगा यूकैरियोटिक के अंदर, और बैक्टीरिया वगैरह के अंदर सिंगल क्रोमोसोम। लास्ट आप ये जान लो बस लास्ट कि आपका जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर प्लास्टिड नहीं होते, प्लास्टिड हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, वर यूकैरियोटिक के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। ये किसी किसी स्कूल में लिखवाते हैं और कहीं कहीं नहीं लिखवाते हैं, पर आप याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक बहुत पहले वाले हैं उनके अंदर आपका प्लास्टिड्स नहीं होता। और प्लास्टिड पता है क्या होता है, प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मतलब जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर जो देता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लास्टिड बहुत मेन है, उसके अंदर आपका क्या रहता है, आपका क्लोरोफिल रहता है, जो कि क्लोरोफिल इसके अंदर ओपन रहता है, मतलब प्लास्टिड के अंदर नहीं है, इसके अंदर पर्टिकुलर प्लास्टिड के अंदर ही आपका क्लोरोफिल होगा। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस था। तो आई होप आपको न्यूक्लियस क्लियर हो गया हो।